उफ, थका दिया आज तुमने मारियाना। ग्रैनी ने ढाल से अंदाज में सोफे पर बैठते हुए बोली। ओ ग्रैनी, वो तशक्कुर अमेज अंदाज में उनके गले से लिपट गई। अच्छा, अब ये लाड प्यार छोड़ो और जो लिबास तुमने खरीदा है वो जरा मुझे पहन कर तो दिखाओ। ग्रैनी ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर चिपत लगाते हुए कहा। वो दोनों कुछ देर कबल ही गारबेरा से लौटी थी। मारियाना को तकरीब में शिरकत के लिए लिबास की खरीदारी करनी थी। जो हुक्म जनाब, मारियाना ने पुरशौक अंदाज में सर खम करते हुए कहा। ग्रैनी ने उसके खुशी से तमतमाते चेहरे को मोहब्बत पाश निगाहों से देखा और दिल ही दिल में बेइख्तियार दुआ दे डाली। परवरदिगार, मेरी बच्ची को हर गम से महफूज रखना, उसकी खुशियों की वजूहात को हमेशा सलामत रखना। उनकी दुआया निगाहें जीना चढ़ती मारियाना का ताकुब करती रही। कुछ देर बाद ही मारियाना इंतहाई खूबसूरत स्याह गाउन में मलबूस सीढ़ियां उतरती उनके सामने आ खड़ी हुई। ग्रैनी यकटक उसे देखती चली गई। सोफिया की खूबसूरती और खावर की दिलकशी की हसीन इम्तजाज का नाम मारियाना था। ग्रैनी को आज पहली बार मारियाना के दमकते हुस्न का इंतहाई शिद्दत से एहसास हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह, परवरदिगार मेरी बच्ची को हर बुरी निगाह से महफूज रखे। वो बेइख्तियार उठ खड़ी हुई और मारियाना की रोशन पेशानी पर बोसा देते हुए बोली। मारियाना खुशी से मुस्कुरा उठी। यूं लगता है जैसे ये लिबास तुम्हारे लिए ही बना हो। बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बेटी, ग्रैनी ममता के एहसास से चूर सराहते हुए कह रही थी। आखिर बेटी किसकी होगी ग्रैनी? मारियाना ने इतरा का सर फख्र से बुलंद करते हुए कहा। ग्रैनी उसकी बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। अरसा से बात हुई तुम्हारी, फिर आया नहीं वो? उस दिन के बाद से? रात के खाने में ग्रैनी ने अचानक मारियाना से दरियाफ्त किया। शायद मसरूफ होगा वो ग्रैनी, मेरा राब्ता नहीं हुआ उससे। अरसल का जिक्र उसे इस पुरकशिश रात की याद दिला गया। अरसल का किया गया सवाल इन दोनों के दरमियान एक अनदेखी दीवार बना खड़ा था। एक हसीन लम्हा, एक पुरकैफ साथ उनकी दोस्ती को अपने मजबूत हिसार में जकड़ चुकी थी। अरसल ने उसे दोस्ती के दर्जे से बुलंद करके हम सफ़र के रिश्ते में बांधने की ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर मारियाना खामोश थी और उनकी खामोशी ने अरसल को मुजस्समाए इंतज़ार बना डाला था। अब इस मुजस्मे में जान इस वक्त पड़ती जब मारियाना की खामोशी का कुफल टूटता। ग्रैनी के सवाल का जवाब बखूबी जानती थी, तब ही निगाहें चुराते हुए बोली। बहुत अच्छा बच्चा है अरसल, चंद एक बार ही मुलाकात हुई है मगर दिल में उतर गया है। उसकी तरबियत बताती है कि किसी नेक वालदैन की औलाद है वो। ग्रैनी खाने के दौरान मुस्कुराते हुए कहने लगी। वो खाने से हाथ रोक कर खामोशी से ग्रैनी की जानिब देखते हुए गहरी सोच में गर्क हो गई। उससे राब्ता हुआ तो मेरी तरफ से जरूर पूछना और कहना कि ग्रैनी बहुत याद कर रही हैं, मिलने जरूर आना। ग्रैनी मगन सी कहे जा रही थी और मारियाना जुज़बुज़ से उन्हें देखे गई। उसकी निगाहों को खुद पर मरकूज पाकर ग्रैनी ने चौंकते हुए देखा और टोकते हुए बोली। तुम खाना क्यों नहीं खा रही मारियाना? किस सोच में गर्क हो आखिर? ग्रैनी, मुझे कुछ कहना है आपसे, कुछ बहुत खास है जो आपको बताना है। वो झिझकते हुए बिला आखिर कह उठी। तो कहो मारियाना, ऐसी कौन सी बात है जिसे कहने में तुम्हें यूं तमहीद बांधनी पड़ रही है? ग्रैनी ने हैरानी से कहा। ग्रैनी, अरसल ने मुझसे अपनी जिंदगी का हमसफर बन जाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। वो मेरा साथ चाहता है, मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद है, मारियाना ने धीमे लहजे में बताया। ग्रैनी का चेहरा उसकी बात सुनकर खुशी से दमक उठा। क्या वाकई मारियाना, उसने हकीकतन तुमसे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है? वो सर खुशी के आलम में इस्तफसार करने लगी। मारियाना ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। और तुमने क्या जवाब दिया? कहीं इनकार तो नहीं कर डाला? ग्रैनी को खदशे ने सताया। मैंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। ग्रैनी, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपके इल्म में लाए बगैर अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला कर लूं? वो ग्रैनी का हाथ अकीदत से थाम कर कहने लगी।
मुझे तुम पर फख्र है मारियाना, तुमने मेरा मान कभी न तोड़ा। अब तो मुझे यूं महसूस होता है कि मैं अगर जिंदा हूँ तो वजह सिर्फ तुम हो। ग्रैनी की आंखें ही नहीं, लहजा भी भीगा हुआ था। मारियाना कुछ मामलात में बेहद जज्बाती वाकया हुई थी, मगर इसके बावजूद उसने उन्हें उनकी तरबियत को कभी मायूस नहीं होने दिया। वो हमेशा उनकी उमंगों पर पूरा उतरती थी। खावर हयात के इंतकाल के बाद से वो सान सुबस्तान में ही मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर चुकी थी। वजह पहले सोफिया और फिर मारियाना की ज़ात थी। सोफिया के जाने के बाद मारियाना की ज़ात ही उनकी ज़िंदगी का महवर बन गई। फसी को तो बहुत कम ही फुर्सत मिलती थी कि वो सान सुबस्तान चक्कर लगाए और माँ और भतीजी की खैर खबर जान सके। वो ज़्यादातर बरकी राब्ते के ज़रिए ही उनकी खैर आफियत दरियाफ्त कर लेता, और गुजरते वक्त के साथ साथ तो ये राब्ता भी ना होने के बराबर रह गया। लिहाजा इस अफरा तफरी के दौर में मारियाना की ज़ात ही उनके जीने की वजह बन चुकी थी। ग्रैनी वो जज्बाती अंदाज में उनके गले जा लगी। उन्होंने भी उसे शफकत से भींच लिया। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी बदौलत हूँ। जिंदगी के जिस मुकाम पे भी खड़ी हूँ इसकी वजह आप हैं। आप हैं तो मारियाना है। ग्रैनी, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं, और अरसल की ख्वाहिश का कोई भी जवाब देना मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। भला ये कैसे मुमकिन है कि ये फैसला मैं आपके इल्म में लाए बगैर, आपसे मशवरा किए बगैर कर लूं? वो कह रही थी, और ग्रैनी मुस्कुराते हुए बगौर सुन रही थी। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो खुद से ज्यादा मुझे तुम पर एतमाद है। और जहाँ तक बात है अरसल की, तो मेरी जहांदीदा निगाहों ने उस बच्चे को सच्चा और खड़ा पाया है। ये खुसूसियात जिन लोगों की फितरत में शामिल हों, वो लोग कभी किसी के साथ बददियानती के मर्तकब नहीं हो पाते। मैंने इन चंद मुलाकातों में ही उसकी आंखों में तुम्हारे लिए एक अलवाही चमक देखी है। उसकी बातों में तुम्हारे लिए खलूस को पाया है। बेटा, मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ जहाँ लोगों की आंखों और लहजों से उनकी फितरत को परख लेती हूँ। अरसल को मैंने नेक रूह पाया है, मगर मेरी जान, मेरी एक बात याद रखना। वो कहते कहते यकदम खामोश हुई। मारियाना ने उनके शाने से सर उठाकर सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। अरसल ने सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। उसके घर वालों की क्या ख्वाहिश है, इस हकीकत से हम यकसर अनजान हैं। अनजाने में कोई फैसला ना करना। मुमकिन हो तो अरसल से कहना कि तुम्हारा इन लोगों से तारुफ जरूर करवाए। तुम्हारे बाप ने भी तारुफ की गर्ज से सोफिया को अपने घर मद्दू किया था, और सोफिया से अगर उस वक्त मैं ना मिली होती तो मुमकिन था कि खावर का साथ भी ना दे पाती। तारुफ अगर खूबसूरत और असर अंगेज हो तो अक्सर नए ताल्लुकात को जन्म देने का बाइस बन जाता है। गैर मुस्लिम होने के बावजूद तुम्हारी माँ कुछ खास बात थी जिसने उसे अपनाने के लिए मुझे रजामंद कर डाला। वो गहरी सोच में डूबी कह रही थी। मारियाना दिलचस्प निगाहों से उन्हें देखती रही, उनकी बातें सुन रही थी। वो खामोश हुई तो वो कह उठी, एक बात पूछूं ग्रैनी? पूछने के लिए तुम्हें इजाजत की कब से जरूरत पेश आने लगी मेरी बेटी? उन्होंने उसे प्यार से सर पर चिपट रसीद करते हुए कहा। मारियाना उनके अंदाज पर हंस पड़ी और दिलचस्पी से उन्हें देखते हुए कहने लगी, आपने ये कैसे अखज़ कर लिया कि अरसल के हवाले से किया गया मेरा फैसला हर सूरत में इकरार पर मबनी होगा? ग्रैनी उसके सवाल पर खिलखला कर हंस पड़ी। मैं अखज़ कर सकती हूँ मारियाना, अगर मैंने अरसल की आंखों में तुम्हारे लिए चमक देखी है तो तुम्हारी आंखों में भी उसके लिए इंतजार के दिए जलते देखे हैं। मैंने आज से पहले तुम्हें अपने किसी दोस्त के लिए इतना फिक्रमंद नहीं देखा जितना अरसल के हवाले से देखा है, हत्ता के मैया को लेकर भी नहीं। तुम जिस अंदाज में उसके हवाले से बातें करती हो, उसे सोचती हो, कुछ भी मुझसे छुपा हुआ नहीं है मारियाना। लेकिन बेटा, भले मैंने तुम्हें अरसल के हवाले से अपनी पसंदीदगी की सनद दे डाली है, मगर तुम अपनी जिंदगी से मुतल्लक हर फैसला करने में आज़ाद हो। मैंने तुम्हारी तरबियत बेहद मजबूत इतवार पर की है, जीने का करीना सिखाया, सही गलत का फर्क समझाया, जिंदगी के हर फैसले का इख्तियार तुम्हें सौंपा है। और शादी का फैसला वैसे भी जिंदगी का इंतहाई अहम तरीन मरहला होता है, और इस हवाले से तुम जो भी फैसला करोगी, इस फैसले में तुम्हारी ग्रैनी तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। उन्होंने बहुत प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे हर खदशे, हर फिक्र से आज़ाद कर डाला। मारियाना पर भरपूर एतमाद का इजहार सिर्फ लफाजी नहीं
हकीकत थी और ये भी सच था कि मारियाना ने कभी भी उनके एतबार को ठेस नहीं पहुंचाई। जहां तक बात अरसल की थी तो वो उनके दिल को वाकई बेहद भाया था, मगर फैसले का इख्तियार उन्होंने मुकम्मल तौर पर मारियाना पर छोड़ डाला था। अलबत्ता उन्हें यकीन था कि मारियाना का जवाब हाँ के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसे अगर इनकार करना होता तो वो गरैनी से मशवरा कभी ना मांगती। मारियाना की सुबह पेशानी पर बुसा देकर वो दिल ही दिल में उसकी खुशियों के लिए दुआएं मांगने लगी। वो घर पहुंचा तो शदीद ज़हनी थकावट का शिकार था। एना पॉल से होने वाली मुलाकात उसके लिए सोचों के कई दरवाह किए दे रही थी। इससे कबल होने वाली मुलाकात में वो एना पॉल की शख्सियत से सख्त मायूस हुआ था, मगर उस मायूसी के बावजूद वो किसी न किसी हद तक उसकी मदद के लिए आमादा था। मगर आज होने वाली मुलाकात के बाद वो एना पॉल से बेहद मुतासिर हो चला था। वो गुनाहगार थी, ये उसका माजी था। वो पछतावे का शिकार, गुनाहों की दलदल से निकलने के लिए बेताब है। ये उसकी मौजूदा सोच है और सिराते मुस्तकीम पर चलना उसका मुस्तहकम इरादा था। पस्ती से बुलंदी का सफर कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होता। वो एना पॉल की हिम्मत और जुर्रत से बेहद मुतासिर हुआ था। घर लौटने से कबल रास्ते में ही उसने अपने स्कॉलर्स अकारब का कॉल करके एना पॉल के हवाले से मुत्तला कर डाला था। उन्होंने सारी सूरत हाल समझते हुए उसे अपने भरपूर साथ का यकीन दिलाया था। घर आकर वो ताज़ा दम होने के बाद किचन में कुछ नूडल्स बनाने की गर्ज से दाखिल हुआ ही था कि मोबाइल पर आने वाली कॉल ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर डाला। कॉल उस स्कॉलर की थी जिसकी कुछ देर कबल एना पॉल से मुलाकात हुई थी। उसने एना पॉल के जहन में पलती हर किस्म की गुत्थी सुलझा डाली थी और उस हद तक मुतमिन कर डाला था कि एना पॉल ने कल वहां आकर इस्लाम कबूल करने का उंदिया भी दे डाला था और इस मौके पर वो उसकी मौजूदगी की शिद्दत से ख्वाहिशमंद थी। कॉलर से गुफ्तगू होने के बाद अरसल एक बार फिर से एना पॉल के हवाले से सोचने लगा। ना जाने तुम्हारी वो कौन सी नेकी थी एना पॉल, जिसने अल्लाह को तुमसे राजी कर डाला। तुम बहुत खुश नसीब हो कि उसने तुम्हें राह हक पर चलने की हिम्मत नसीब फरमाई। मोबाइल पर कॉल बेल बजी थी। उसने चौंक कर मोबाइल की स्क्रीन पर निगाह की। वो वीडियो कॉल थी जो पाकिस्तान से आ रही थी। वो भी इख्तियार मुस्कुरा उठा। कॉल अटेंड करके वो सोफे पर आकर बुराजमान हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। फिरोज हसन को वीडियो में सामने पाकर उसने मुस्कुराते हुए सलाम भेजा। वालेकुम सलाम बरखुदार, तुम्हें तो कभी याद आएगी नहीं हमारी। बस मेरे याद करने पर ही बाप बेटे का रिश्ता जुड़ा है। गुफ्तगू का आगाज फिरोज हसन ने शिकवे से किया था। अरसल शर्मिंदा हुआ। उनका शिकवा बजा था। वो घर वालों से राब्ता करने में नहायत सुस्त और गैर जिम्मेदार वाक़या हुआ था और ये भी सच था कि हर बार राब्ता फिरोज हसन या हमाद के कॉल करने पर ही मुमकिन हो पाता था। मैं बस आजकल में कॉल करने ही वाला था बाबा जानी। दरअसल मसरूफियत ही जान नहीं छोड़ती और आजकल वो पशेमान सा कह रहा था कि फिरोज हसन ने कता कलामी करते हुए कहा, बेटा मसरूफियत हर कोई अपनी जिंदगी में बेहद है, मगर जिनसे दिल का रिश्ता हो उन्हें थोड़ा वक्त निकाल कर याद कर लेने में कोई हर्ज नहीं। वो आजकल उसे तवील गैर हाजिरी पर भरपूर एहसास दिला रहे थे। वो उसके बाप थे, उसकी कमी उन्हें शिद्दत से महसूस होती थी। वो उससे राब्ते के लिए मुंतजिर रहते होंगे और उन सब को भुलाए अपनी जिंदगी की उलझनों को सुलझाने में जुटा रहता, मगर फिर भी उन्होंने कभी अरसल से शिकवा ना किया, कभी उसके याद ना करने पर नाराज ना हुए। मगर आज ना जाने कैसे उसे अपने लफ्जों से पशेमान कर गए। उसे खामोश देखकर वो धीरे से मुस्कुराते हुए गोया हुए, बाप हूँ यार तुम्हारा, कभी कभी बहुत याद आते हो तुम। उनके लब मुस्काए थे मगर लहजा रंदा हुआ था। वो अपनी ऐनक उतार कर आंखों के किनारों पर लरसते आंसुओं को उंगलियों की पोरों में समेटने लगे। अरसल के दिल को घूंसा लगा। माँ को खोने का सबब सामने बैठा शख्स तो ना था, फिर वो क्यों उन्हें जुदाई के अजाब में मुब्तला रखता था। वो उन्हें बगौर देखने लगा। उनके शफीक चेहरे पर उदासी का राज था। पेशानी पर पड़ी लकीरों में मजीद इजाफा होता चला गया था। स्याह आंखों की रंगत सुरमई रंग ओढ़ने लगी थी। वो उम्र रसीदगी की जानिब होले होले भर रहे थे। बाबा जानी, वो बेकरार सा कह उठा, बोलो मेरे बेटे, कभी तो अपने बाप से अपने दिल का हाल कह दिया करो। जो दर्द तुम अपने दिल में छुपाए फिरते हो वो वही दर्द मेरे दिल को भी परेशान करता है।
कभी तो ये दर्द बांट लो अरसल। उसकी बेकरारी पर वो भी बेचैन हो उठे। बाबा जानी, मैं जल्द आऊंगा, इस बार देर नहीं करूंगा आने में। मैं वादा करता हूँ बाबा जानी, मुमकिन हो सका तो मैं इस वीकेंड तक कोशिश करूंगा कि वतन लौट आऊं, आपके लिए, हमाद के लिए, अम्मा भी और शबनम के लिए। वो नम आंखों से उन्हें कहता नए इरादे बांध रहा था। फिरोज हसन उसके वादों पर खिलकर मुस्कुराए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अरसल। यकीन जानो, कभी कभी तुम्हारी बहुत जरूरत महसूस होती है। तुम्हारा बाप अब बूढ़ा हो रहा है। तुम्हें याद कर करके वो थके थके से अंदाज में बोले। अरसल उनकी बातें सुनकर शदीद पछतावे का शिकार हुआ। उसे अपना आप मुजरिम सा महसूस होने लगा। दिल ही दिल में वो अहद कर चुका था कि जिस हद तक जल्द मुमकिन होगा वो पाकिस्तान जरूर जाएगा। काफी देर तक फिरोज हसन से गुफ्तगू करने के बाद उसने हमाद के मुतालिक पूछा था। हमाद किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ है। घर की तमाम जिम्मेदारियों और मामलात को अब वही देखता है। तुम्हें अक्सर याद करता है, तुम्हारे हवाले से पूछता रहता है, फिक्रमंद रहता है, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। और मजे की खबर सुनाऊं, वो हमाद के हवाले से कहते कहते यकदम लहजा बदलकर इश्तियाक के आलम में पूछने लगे। बिल्कुल सुनाए, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। एक लड़की पसंद की है तुम्हारे भाई ने, वो भी मेरे हॉस्पिटल में, उसके हमरा हाउस जॉब कर रही है। शबनम की सालगिरह वाले दिन हमारे घर भी आई थी। अच्छी है मगर थोड़ी नकचड़ी है। वो हंसते हुए उसे सारी राम कथा सुना रहे थे। वो उनकी बातें सुनकर मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। हमाद से कहिएगा मैं जब आऊं तो मेरी भी मुलाकात करवाए उस लड़की से, ये तो लाजमी सी बात है। हमाद तो पहले ही तहैया किए बैठा है। ये बताओ, तुम क्या सारी उम्र यूं ही अकेले देश परदेश घूमते रहोगे? कोई लड़की पसंद नहीं अब तक? फिरोज हसन उसका दिल टटोलने लगे। अरसल बुलंद कहकर लगाता हंस पड़ा। वो उसे बदराना शफकत से देखते चले गए। है एक लड़की, बिल्कुल मम्मा जानी जैसी, मेहरबान, साथ निभाने वाली, बहुत खूबसूरत रूह की मालिक। उसने अगर आपके बेटे की संगत को कबूल कर लिया तो बहुत जल्द बात करवाऊंगा आपसे। वो उन्हें मारियाना के हवाले से बताने लगा। फिरोज हसन के चेहरे पर खुशी की रमक दौड़ गई। बेटा, कबूल ना करने का सवाल ही नहीं उठता। तुम तो हीरा हो हीरा। बहरहाल जब बात बन जाए तो मुझसे मुलाकात जरूर करवाना, वो खुश होते हुए कहने लगे। इन दोनों की गुफ्तगू का रुख अब अम्मा बी और शबनम की तरफ मुड़ गया था। अरसल की फरमाइश पर फिरोज हसन ने अम्मा बी और शबनम से भी उसकी बात करवाई। अम्मा बी की तरह शबनम भी उससे बात करते हुए बेतहाशा खुश थी। उसके भेजे गए तोहफों का शुक्रिया अदा कर रही थी। भैया, इतनी जबरदस्त शॉपिंग की आपने मेरे लिए, मैं तो दंग रह गई। इतने खूबसूरत तोहफों को देखकर मानना पड़ेगा, परदेश में रहकर आपकी पसंद भी बहुत खूबसूरत होती जा रही है, वो अपने चुलबुले अंदाज में कह रही थी। अरसल उसकी बात पर कहका लगाते हुए हंस पड़ा। अम्मा बी ने सदके वारी जाते हुए उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखा। कुछ यही हाल फिरोज हसन का भी था। वो तीनों एक साथ बैठे अरसल से बातों में मसरूफ थे। तुम्हारे लिए सारी शॉपिंग मेरी एक दोस्त ने अपनी पसंद से की थी। मैं जल्द बात करवाऊंगा इससे तुम्हारी। वो दिलचस्पी से शबनम को देखते हुए बोला। दोस्त यानी कि कोई लड़की? शबनम ने शरारत से छेड़खानी की। अरसल उसकी बातों से महफूज होता जवाब देने लगा। शबनम की छेड़खानियां काफी देर तक जारी रही। फिर अरसल के कहने पर मोबाइल उसने वापस फिरोज हसन के हवाले कर डाला। बाबा जानी, मैं जिंदगी के एक नहायत अहम मोड़ पर खड़ा हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, वो अलविदाई कलमात अदा करते हुए बोला। फिरोज हसन ठटके। सब खैरियत तो है ना अरसल? कैसा अहम मोड़, कुछ बताओ तो सही, वो परेशान होते हुए बोले। सब खैरियत है बाबा, बस यूं समझिए बहुत अहम काम मेरे हाथों अंजाम पजीर होने जा रहा है। आप बस इस काम के बखैर खूबी होने की दुआ कीजिएगा, वो उन्हें इत्मीनान दिलाता कहने लगा। दुआएं तो हर मोड़ पर तुम्हारे साथ है मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे काम में सुरखरू करे। फिरोज हसन ने दिल से दुआ की। उनसे गुफ्तगू के बाद वो आराम से करने की गर्ज से कमरे में आ गए। खाने की ख्वाहिश अब मिट चुकी थी। वो बिस्तर पर दराज होते ही मारियाना के उसके ख्यालों पर सवार हो गई। उनसे गुफ्तगू के बाद वो आराम की गर्द से कमरे में आ गया। खाने की ख्वाहिश अब मिट चुकी थी। बिस्तर पर दराज होते ही मारियाना उसके ख्यालों पर सवार हो गई। इंतहाई मसरूफ शेड्यूल होने के बावजूद आज सारा दिन मारियाना की कॉल उसके पैगाम का मुंतजिर रहा, मगर मारियाना ने राब्ता ना किया। उसकी खामोशी ने अरसल को कई अंदेशों में मुब्तला कर डाला था। क्या मैंने अपने दिल की बात कहने में जल्दबाजी का मुजाहिरा कर डाला?
اور اگر ماریانا نے میرے پرپوزل کو انکار کر ڈالا تو پھر کیا وہ تب بھی مجھ سے دوستی نبھائے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں میری چاہت اسے مجھ سے دور کر ڈالے گی؟ وہ کافی دیر تک ان پریشان کن سوالوں میں الجھا رہا اور پھر گزرتی شب کی سرکتی ساتوں میں نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ پرسوں شہینہ باجی کی برسی ہے، نہ جانے ارسل بابا کو یاد بھی ہوگا یا نہیں۔ ارسل سے فیروز حسن کی گفتگو تمام ہوئی تو رضیہ بی بی اداسی سے بولی، صرف شہینہ کی تو نہیں، برسی تو خان کی بھی ہے رضیہ بی بی۔ فیروز حسن ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے گویا ہوئے، دکھ ان کے لہجے میں کڑلا رہا تھا۔ بہت بہادر انسان تھا وہ، لڑ بھڑ گیا، جان وار دی، مگر اپنی باجی سے وفا نبھانا نہ بھولا۔ وہ نم لہجے میں خان کو یاد کر رہے تھے۔ رضیہ بی بی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی۔ حق ہاں، وقت نے بھی ایسا زخم دیا ہے کہ ہر سال نئے سرے سے تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں کہتی دوپٹے سے آنسو صاف کرنے لگی، بعض زخموں کی قسمت میں بھرنا نہیں ہوتا رضیہ بی بی، ہمارے یہ زخم شاید کبھی نہیں بھر پائیں گے۔ فیروز حسن کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی، رومال سے آنسوؤں کو صاف کر کے وہ رخ موڑ کر رضیہ بی بی سے کہنے لگے، شبنم بیٹی کی طبیعت تو اب کافی بہتر ہو چکی ہے، کالج جانے کا کب سے ارادہ ہے اس کا؟ صاحب کل سے جائے گی وہ کالج۔ رضیہ بی بی نے بھی خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، حماد گھر آ جائے تو اسے مطلع کر دیجیے گا۔ اب آپ بھی جائیے، آرام کیجیے، سارا دن گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف رہتی ہیں، خود کو تھک گئی ہوں گی آپ۔ وہ متانت سے کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رضیہ بی بی بھی ان کی تقلید میں اٹھ کھڑی ہوئی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ شبنم پہلے ہی گہری نیند سو چکی تھی، وہ بھی اس کے پہلو میں دراز ہو گئی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ خان صاحب کی فلائٹ کس وقت ہے؟ ماضی کے جھروکوں سے اسے اپنی ہی آواز سنائی دی، آج رات۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو نیک بخت؟ خان نے حیرانی سے استفسار کیا۔ حماد بابا آج صاحب کے ساتھ چلے جائیں گے، گھر بالکل سونا سونا ہو جائے گا، رضیہ نے اداسی سے کہا۔ ارے سونا سونا کیوں؟ ارسل بابا ہوں گے نا یہاں شہینہ باجی کے ہمراہ، خان نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے خان، مگر حماد بیٹے کی بات اور ہے، وہ شبنم اور مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے، جبکہ ارسل بیٹا تو شہینہ باجی کا پلو نہیں چھوڑتا، رضیہ بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارسل اور حماد میں کافی فرق ہے نیک وقت، حماد اوائل عمری سے ہی تمہاری گود پہچاننے لگا ہے، جبکہ ارسل شہینہ باجی کے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کر پاتا۔ خیر یہ باتیں چھوڑو نیک وقت، صاحب کے جانے کے بعد ہم دونوں پر گھر کی ذمہ داری آن پڑے گی، خیال رکھنا کہ کوئی کوتاہی نہ ہو، خان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پھر گھڑی پر نگاہ کی اور کہنے لگا، ایسا کرو نیک وقت، کھانا لے آؤ، کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کروں گا، پھر صاحب اور باجی کو لے کر ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہوگا۔ رضیہ بی بی خان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلاتی کوارٹر سے باہر نکل گئی۔ خان سوئی ہوئی شبنم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا، اس کے خوبصورت معصوم سے چہرے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بے اختیار بھر آئی۔ بہت بھلی عورت تھی تیری ماں، بڑے احسان تھے اس کے ہم دونوں میاں بیوی کی ذات پر، مگر بد نصیب تھی کہ قسمت تاریخ لکھوا کر آئی تھی۔ خان شبنم کی ننھی گلابی مٹھی میں اپنی انگلی پھنسائے جذباتیت کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ رضیہ بی بی اسی پل کھانے کی ٹرے اٹھائے کوارٹر میں داخل ہوئی تھی۔ خان کو سوئی ہوئی ننھی شبنم کے ساتھ محو گفتگو دیکھ کر ان کے قدم بھی ٹھٹک کر رک گئے۔ میرا تو روم روم دعا کرتا ہے کہ تم اپنی ماں کے نصیب کی پرچھائی نہ لے آئی ہو، تیری تقدیر میں وہ ظلم نہ لکھا ہو جس کا شکار تیری ماں ہوئی۔ میری بیٹی، میری شبنم، میری زندگی بھی تجھے لگ جائے مگر تجھے کوئی غم بھی نہ چھوئے۔ وہ فرت جذبات میں بہتا سوئی ہوئی شبنم کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے رونے لگا۔ رضیہ بی بی دھیمی رفتار سے خان کی سمت بڑھی، کھانے کی ٹرے تخت پر رکھ کر وہ اس کے کندھے پر دھیرے سے ہاتھ دھر کر دلاسا دینے لگی۔ کیوں روتا ہے خان؟ یوں خود کو ہلکان کیوں کرتا ہے؟ تو یقین کیوں نہیں کر لیتا کہ ہماری شبنم کا نصیب بہت روشن ہے؟ تب ہی تو ان فرشتہ صفت لوگوں کی امان میں ہے، اللہ کو بڑی پیاری ہے ہماری بٹیا، تم نے شاید غور نہیں کیا، اسے بن مانگے محبت ملتی ہے، اس کے سارے کام آپ ہی آپ سنور جاتے ہیں، نصیبوں کی دھنی ہے ہماری شبنم۔ چل اب فکر چھوڑ اور کھانا کھا لے، رضیہ بی بی شبنم کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہوئے کہنے لگی۔ خان اس کی باتوں سے متفق ہو کر سر ہلاتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ شبنم اچانک کسمساتے ہوئے جاگ اٹھی تھی، اٹھتے ہی اس نے رونا
शुरू कर दिया। वो दोनों मियाँ बीवी खाना भूलकर उसे बहलाने में जुट गए। रजिया बीबी यादों के झरोकों से झांकते झांकते थक गई तो हाल में लौट आई। शबनम आज भी उनके पहलू में गहरी नींद सो रही थी। उन्होंने गर्दन मोड़कर शबनम को देखा। वो ही दिल मोह लेने वाला मासूम बेरिया चेहरा, सब कुछ अब भी वैसा ही था। बस कमी थी तो खान की। रजिया बीबी सोच कर रह गई, काश उस रात वो सब कुछ ना होता, इस बदबख्त से तुम्हारा टकराव ना होता खान। काश जो कुछ हो चुका वो ना हुआ होता। वो आजुर्दा सी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। करीबी मस्जिद से गूंजती फजर की आजान उन्हें यकदम चौंका गई। उनकी निगाहें बेइख्तियार घड़ी की सिमत उठी। शब न जाने कब जा सोई थी। फजर की पुरकैफ सातें तो सहर की नवीद सुना रही थी। रजिया बीबी एक गहरी सांस अपने अंदर उतारती वजू की गर्द से उठ खड़ी हुई। नमाज फजर की अदायगी के बाद उन्होंने किचन की राह ली। चाय बनवाकर फिरोज हसन के कमरे में भिजवाई और अपना कप थामे वापस कमरे में लौट आई और शबनम को जगाने के बाद वो खुद भी किचन में मसरूफ हो गई। अम्मा भी, शबनम तैयार नहीं हुई अब तक? हमाद ने नाश्ते की मेज पर पूछा। कबल इसके कि अम्मा भी कोई जवाब देती, शबनम खुद वहां हाजिर हो गई। हमाद की बातों का पुरशौक अंदाज में जवाब देना तो शबनम पर फर्ज था, मगर अब कुछ दिनों से वो खामोश सी रहने लगी थी। हमाद ने इस तब्दीली को नोट किया था, मगर शबनम को कुरेदने के लिए उसे मुनासिब वक्त का इंतजार था। बाबा जानी, आज नहीं चलेंगे क्या हॉस्पिटल? नाश्ते की मेज से उठते हुए उसने फिरोज हसन से दरियाफ्त किया। तुम आफियत से जाओ बेटा, मैं आज हॉस्पिटल कुछ ताखीर से जाऊंगा। फिरोज हसन के जवाब पर वो और शबनम सबको अल्लाह हाफिज कहकर बाहर निकल गए। क्या बात है, आजकल मजाज में शोखी का अंसर गायब है। गाड़ी में बैठते हुए उसने खामोश खामोश सी शबनम को छेड़ा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही खामोश हूँ। शबनम के सादगी से जवाब देने पर उसने उसका चेहरा खोजती निगाहों से देखा और फिर कहने लगा, सुना है मेरी गैर हाजिरी में कल भैया जानी से खूब बातें हुई, और तो और राजो न्याज का सिलसिला भी चला। चलो सच सच बताओ, क्या क्या बातें हुई? हमाद ने इस बार हल्का फुल्का अंदाज अपनाया था। ओ, तो रिपोर्ट आपको भी मिल गई। यकीनन अम्मा भी ने सारी राम कथा सुनाई होगी। वो बिला आखिर अपनी अजली मासूमियत और शोखी की जानिब लौट आई। हमाद ने शुक्र का सांस लिया। शबनम के मजाज पर छाई खामोशी और संजीदगी गुज़श्ता कई दिनों से उसे परेशान कर रही थी। उसे खौफ था कि कहीं उसने सालगिरह वाली रात फारिया की बातें ना सुन ली हों, मगर अब जब वो अपनी जोन में लौटने लगी तो उसे कुछ तसल्ली हुई। माँ बदौलत से कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती। चलो अब बता भी दो, आखिर क्या बताया है भैया जानी ने? वो मुस्कुराते हुए उसे सारा किस्सा सुनाने के लिए उकसाने लगा। भैया जानी किसी लड़की का जिक्र कर रहे थे बाबा जान से। उनकी बातों से महसूस हुआ जैसे वो उस लड़की को पसंद करते हों, और मजे की बात यह है कि मेरे सारे तोहफों की खरीदारी भी उसी लड़की ने अपनी पसंद से की है ना? मजे के साथ साथ ताज्जुब खेज बात वो मजे ले लेकर बता रही थी। सारा मामला जानकर हमाद को भी बेहद खुशी हुई। यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है कि भैया ने अपने मुतल्लिक भी कुछ सोचा, कोई लड़की उनके दिल में भी समाई। और इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि वो लड़की आम तो नहीं होगी। वो अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पुर यकीन लहजे में कह रहा था। भैया कह रहे थे कि वो बिल्कुल मम्मा जानी की तरह हैं, बहुत प्यारी, बहुत दिलकश और खूबसूरत रूह वाली। शबनम ने उसके इल्म में मजीद इजाफा फरमाया। भैया कभी मम्मा जानी के शहर से निकल ही नहीं पाए। तुम ना भी बताती तो भी मैं जानता था कि भैया की आइडियल कोई ऐसी ही लड़की हो सकती थी जो मम्मा जानी की कॉपी हो। वो मुस्कुराते हुए बोला। माँ के लिए अकीदत उसके लफ्जों में नहीं, आंखों में भी झलक रही थी। मम्मा जानी बहुत खास थी ना हमाद भाई? शबनम ने पुर इश्तियाक लहजे में पूछा था। हाँ, वो बहुत खास थी। कॉलेज आ चुका था। हमाद ने गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए कहा। क्या मैं उन जैसी बन सकती हूँ? शबनम का लहजा हसरत और यास में डूबा हुआ था। बिल्कुल बन सकती हो, और मेरी तो शिद्दत से ख्वाहिश है कि तुम उन जैसी बनो। तब ही तो मैं और बाबा जानी चाहते हैं कि फिल वक्त तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, अपनी शख्सियत मजीद निखारो। उसे हल्के फुल्के अंदाज में समझाते हुए बोला। शबनम उसकी बात पर मुस्कुरा दी। चलो अब कॉलेज जाओ, और हाँ, बेकार की बातों पर तवज्जो न देना, हमाद ने उसकी नाक दबाते हुए समझाया। वो हंसते हुए इस बात में सर हिलाती गाड़ी से उतरकर कॉलेज के अंदर दाखिल हो गई। हमाद ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। ओ,
वो देखो हमारी शबनम आ गई। फाइजा गेट के करीब ही खड़ी थी, उसे देखते ही चहकी। हाँ हाँ देख लिया भाई, हमारी शबनम अपने शहजादे के साथ कॉलेज तशरीफ ले आई हैं, शाजिया ने बाएं आंख दबाते हुए कहा। फाइजा और अनिला उसकी बात पर खी खी करके हंसने लगी। ओह शबनम, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थी? हम लोग तो बहुत परेशान हो गए थे, सालगिरह वाले दिन से बिल्कुल गायब। सब खैरियत थी ना? उसके करीब आने पर शाजिया शहद अगी लहजे में फिक्रमंदी से दरियाफ्त करने लगी। हाँ हाँ सब खैरियत है, बस बुखार ने आ घिरा था, तब ही कॉलेज नहीं आ सकी। तुम लोग सुनाओ कैसे हो? शबनम ने मुस्कुराते हुए इन तीनों को इत्मीनान दिलाते हुए कहा। चलो शुक्र है, ये तो बताओ कि सालगिरह कैसी गुजरी? बड़ी प्लानिंग्स थी तुम्हारी तो उस दिन की, अनिला ने चस्के लेते हुए दरियाफ्त किया, साथ ही मैनी खेज निगाहों से शाजिया और फाइजा को इशारे करने लगी। अनिला ने चस्के लेते हुए दरियाफ्त किया, साथ ही मैनी खेज निगाहों से शाजिया और फाइजा को इशारे करने लगी। हाँ हाँ बताओ ना, क्या क्या तोहफे मिले, कैसे मनाई सालगिरह? शाजिया और फाइजा भी इश्तियाक से पूछने लगी। वो चारों कॉलेज का मैदान अबूर करते हुए बिल्डिंग की जानिब भर रही थी। इस मुख्तसर दौरानिया में ही शबनम ने इन तीनों को बड़े ज़ौक़ व शौक से अपनी सालगिरह के दिन का अहवाल सुना डाला। क्या तुमने उस दिन खुद किचन में खड़े होकर खाना बनाया? भाई बड़े ही चालाक हैं तुम्हारे मालिक, अपनायत और खलूस का झांसा देकर खूब बेवकूफ बनाते हैं तुम्हें। अनिला ने सबसे पहले हाथ पे हाथ मारकर शबनम का मजाक उड़ाया। शबनम ने खूनख्वार निगाहों से उसे घूरा। कबल अज़ के वो अनिला को खड़ी खड़ी सुनाती, शाजिया ने घूरते हुए अनिला को झिड़का। चुप करो अनिला, जब भी बोलना फजूल ही बोलना। तुमने सुना नहीं कि घर के तमाम अफराद ने हमारी शबनम को कितने महंगे तोहफे दिए, और हमाद ने तो नहायत कीमती ब्रांडेड घड़ी तोहफे में दी है। आखिरी जुमला शाजिया ने नहायत मैनी खेज अंदाज में अदा किया था। सिर्फ हमाद भाई ने नहीं, बाबा जानी ने भी मुझे इंतहाई महंगा मोबाइल सेट दिलाया है, और अरसल भैया ने तो स्पेन से मेरे लिए तोहफे भेजे हैं। इतना कहकर शबनम ने अपने बैग से मोबाइल निकालकर इन तीनों को दिखाना शुरू कर दिया। ब्रांड का नाम ही इन तीनों को हक दा कर देने के लिए काफी था। शबनम उन्हें अरसल के भेजे गए तोहफों की तस्वीर भी दिखाने लगी। इन तीनों की आंखों में मिर्चें चुभने लगी। यार कितनी खुशनसीब हो तुम, इतना तो हमारे घर वाले भी नहीं करते जितना तुम्हारे मालिक तुम्हारा ख्याल रखते हैं। अनिला की जुबान से बेइख्तियार फिसला, उसका लहजा भी बड़ा ही अजीब सा था। बात सुनो अनिला, ये मेरे मालिक नहीं मेरी फैमिली है। हमाद भाई मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त हैं, और बाबा जानी अम्मा भी जैसा मुझे कोई चाह भी नहीं सकता। ये लोग मेरी दुनिया, मेरी कुल कायनात हैं। अब अगर तुमने बार बार मेरे अंदर इन लोगों के खिलाफ तासुब का बीज बोने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शबनम गुस्से से फनकार उठी। फाइजा और शाजिया ने आंखों ही आंखों में अनिला को समझाया। फाइजा झट बीच में कूदी। अनिला तुम भी बड़ी बेवकूफ हो, आंखों देखी बात भी तुम्हें नजर नहीं आती। जिस तरह इस घर के लोग शबनम को चाहते हैं, मुझे तो कोई और बात नजर आती है। फाइजा ने अंधेरे में तीर छोड़ा। कैसी बात? शबनम ने ताज्जुब खेज निगाहों से उसे देखते हुए सवाल दागा। फाइजा का मतलब है कि जरूर कोई खास बात है जो तुम्हें सब इतना चाहते हैं। शाजिया ने बात बनाई। फाइजा झट उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। ओहो, कोई क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ कहो ना कि कैसी बात है। शबनम झंझला उठी। भाई मुझे तो लगता है हमाद तुम्हें पसंद करता है, और तुम्हारे बाबा जानी भी मुस्तकबिल में तुम्हें अपनी बहू बनाने की आरजू रखते हैं, तब ही तो इतने फिक्रमंद हैं वो लोग तुम्हारे लिए। शाजिया ने अनोखा जवाब घड़ा। उसकी बात सुनकर शबनम ने अपना सर पीट लिया। ये हो ही नहीं सकता। हमाद भाई तो अपनी दोस्त फारिया को पसंद करते हैं, और मेरी सालगिरह वाले दिन भी वो फारिया को हम सब से मिलवाने के लिए घर भी लेकर आए थे। शबनम के हकीकत बताने पर वो तीनों घबरा गई। ओह अच्छा अच्छा, चलो छोड़ो ना इन बातों को। ये बताओ तुम अपनी सालगिरह की ट्रीट हमें कब दे रही हो? फाइजा ने झट से बात बदली, वरना मजीद शर्मिंदगी से दो चार होना पड़ता। उसकी बात पर शाजिया और अनिला भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। ये कौन सी बड़ी बात है, जब तुम लोग कहो ट्रीट मिल जाएगी, शबनम ने खुशगवार लहजे में कहा। कुछ देर बाद ही वो लोग कैंटीन में केक, पेस्ट्रीज, चिप्स के बाद बिरयानी के भी मजे उड़ा रही थी। वैसे तुम मानो ना मानो, मुझे तो यही लगता है कि हमाद तुम्हें बहुत चाहता है, मगर अपने एहसास से अनजान है। शाजिया ने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए शबनम के कान में सरगोशी की। उसकी निगाहें अजीब से अंदाज में शबनम की कलाई में बंधी बेशकीमत घड़ी पर जमी हुई थी। शबनम ने उसकी बात पर बेयकीनी से उसे देखा था। मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो। मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं।
मेरी उम्मीदों का हासिल, मेरी काविश का सिला, एक बेनाम अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। बड़ी बेगम ने आज सुबह का नाश्ता खाने की मेज पर लगवाया था। रेशमा चंद लम्हे कबल ताज़ा फलों के रस का जग वहां रख कर गई थी। कमर जहां ने फलों का रस गिलास में डालकर बड़ी बेगम के आगे पेश किया। फारिया सो रही है अब तक। उन्होंने कमर जहां के हाथ से गिलास थामते हुए इस्तफसार किया। शायद आज उसे हॉस्पिटल नहीं जाना, वरना अब तक तो जाग चुकी होती। कमर जहां ने सेब की काश उठाते हुए इजहार ख्याल किया। रेशमा, फारिया बीबी को भी नाश्ते की मेज पर बुलाओ। बड़ी बेगम ने पुररोब अंदाज में रेशमा को सदा लगाई और हुक्म जारी किया। कमर जहां ने कुन आंखियों से बड़ी बेगम की जानिब देखा। गुज़श्ता कुछ दिनों से वो घर में काफी पुररोब अंदाज में फाल हुई थी। कमर जहां उनके यूं हरकत में आने का मतलब कुछ हद तक समझ रही थी। यकीनन वो नहीं चाहती थी कि इस बंद दरवाजे के पीछे छुपे राज किसी के सामने आश्कार हों, मगर वो शायद ये भूल गई कि हद से ज्यादा बड़ी पर्दादारी तजस्सुस की हवा को मजीद दवाम बख्श करती है। और इसी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो और फारिया उस कमरे तक पहुंच चुकी थी, और उस फाइल में मौजूद कागजात ने उसे शदीद हैरत में मुब्तला कर डाला था। और वो पोर्ट्रेट किसकी थी? फारिया कह रही थी। वो औरत उसे देखी देखी महसूस हो रही थी। फारिया ने उसे भला कहाँ देखा होगा? कमर जहां गहरी सोच में गुम थी जब फारिया की आवाज ने उन्हें चौंका डाला। वो उन सब को सलाम करती अपनी नशिस्त पर बैठ रही थी। कमर जहां ने मुस्कुराकर होले से उसके सलाम का जवाब दिया और नाश्ते में मसरूफ हो गई। तुम आज हॉस्पिटल नहीं गई फारिया? बड़ी बेगम ने इस्तफसार किया। दादी, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सर में बेतहाशा दर्द है, इसी वजह से नहीं गई, फारिया ने धीरे से कहा। उसका चेहरा हकीकतन उन्हें उतरा उतरा महसूस हुआ। ओह, ख्याल रखा करो अपना, खाया पिया करो, आज घर पर हो तो बस आराम करना और कुछ नहीं, बड़ी बेगम ने फिक्रमंदी से कहा। दादी, दिन भर तो आराम ही करूंगी, मगर शाम को किसी जरूरी काम से बाहर जाना है मुझे, फारिया ने कमर जहां पर एक सरसरी सी निगाह डालते हुए कहा। कमर जहां मुकम्मल तौर पर फारिया की जानिब मुतवज्जा हुई। कैसा काम फारिया? बड़ी बेगम ने सवाल किया। एक इंतहाई खास दोस्त से मुलाकात करनी है दादी, एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बस इसी सिलसिले में उसे से मिलना है, फारिया ने ज़ूमैनी अंदाज में कमर जहां को देखते हुए बड़ी बेगम को जवाब दिया। अच्छा, चलो ठीक है, चली जाना आराम करने के बाद, बड़ी बेगम को इत्मीनान हुआ। फारिया, तुम्हें कब तक निकलना है शाम में? कमर जहां ने यूं ही पूछ डाला। बस मगरिब के बाद तक जाऊंगी, फारिया ने नाश्ता तनावल करते हुए जवाब दिया। मुझे भी उसी वक्त रिकॉर्डिंग के लिए जाना है, तुम मेरे साथ चलना, मैं छोड़ दूंगी, कमर जहां ने फौरन तजवीज पेश कर डाली। फारिया झट मान गई। नाश्ता करके फारिया फौरन अपने कमरे में चली गई। कमर जहां वो भी उठने लगी थी कि बड़ी बेगम की पुकार ने रुकने पर मजबूर कर डाला। कमर जहां, मुझे बंद कमरे की चाबियां वापस लौटा दो, बड़ी बेगम का हुक्मनामा जारी हुआ। वो ठिठक कर उन्हें देखने लगी। मगर इन चाबियों को तो आपने मेरे हवाले कर डाला था, वो टोके बिना ना रह सकी। हाँ, दिया था तुम्हारी तहवील में, मगर जब तक तुम्हारा मियाँ नहीं आ जाता वो चाबियां मेरी तहवील में ही रहेंगी। उसके आने के बाद वो चाबियां खुद तुम्हें वापस लौटा दूंगी। अजब सा अंदाज था बड़ी बेगम का, सर्द मोहरी में लिपटा हुआ। कमर जहां ने उनका स्पॉट चेहरा बगौर देखा और इस बात में सर हिलाते हुए बोली, मैं अभी लेकर आती हूँ चाबियां। बड़ी बेगम ने जवाबन मुस्कुराने पर इक्तफा किया। कुछ ही देर में कमर जहां ने चाबियों का वो गुच्छा उन्हें वापस लौटा दिया। कमर, वो वापस जाने को पलटी ही थी कि बड़ी बेगम की आवाज ने उनके कदमों को रुकने पर मजबूर कर डाला। उन्होंने पलटकर बड़ी बेगम को सवालिया निगाहों से देखा। मुझ पर यकीन रखना, मेरा उठाया गया हर इकदाम, हर फैसला इस बख्त महल और उसके वासियों की भलाई के लिए होगा। मेरा और तुम्हारा रिश्ता इंतहाई नाजुक दौर से बंधा हुआ है, मगर याद रखना कमर जहां कि मेरी जात तुम्हारे लिए कभी तकलीफ का बायस नहीं बनेगी, बस मुझ पर यकीन रखना, वो ठहर ठहर कर कह रही थी। मुझे आप पर भरोसा है, मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको भी मेरी जात से कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। कमर जहां ने मुस्कुराते हुए उनके हाथों पर हाथ रखकर उन्हें इत्मीनान दिलाया। बड़ी बेगम उनके जवाब पर मुस्कुरा उठी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बड़ी बेगम ने भी कमर जहां के यकीन पर एतमाद का इजहार किया।
बड़ी बेगम कमरे में चली गई तो कमर जहां भी अपने कमरे में लौट आई। आखिर क्या हुआ था माजी में जिसका खौफ अब भी इस घर के दरो दीवार और इसके मकीनों के कल्बो जहन में सवार है? और क्या वो खौफनाक बीते लम्हे अब भी इतने जोरावर हैं कि इस घर के लोगों की जिंदगियों पर असर अंदाज हो सकते हैं? ऐसा कौन सा राज हो सकता है जिसका पर्दे में रहना इंतहाई नागुरेज है? वो कमरे में टहलते हुए सोच रही थी, तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और अगले ही लम्हे फारिया दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। मुझे आपसे कुछ इंतहाई जरूरी बात करनी है, फारिया ने करीब आकर धीमे लहजे में कहा। मैं जानती हूँ तुम कुछ बातों को लेकर काफी फिक्रमंद हो, कहो क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? वो उसका हाथ नरमी से थामते हुए मसहरी पर बैठते हुए बोली। मैं उस कमरे में दोबारा जाना चाहती हूँ। ना जाने क्यों मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे इस कमरे में इन तमाम सवालों के जवाबात मौजूद हैं जो बचपन से मेरे कल्बो जहन में पलते आ रहे हैं, फारिया मुज़तरिब सी कह रही थी। फारिया, मैं भी दोबारा इस कमरे में जाना चाहती हूँ, मगर अब चाहकर भी ये मुमकिन नहीं, कमर जहां ने आहिस्तगी से कहा। वो क्यों? फारिया ने झट सवाल दागा। क्योंकि बीजी ने चाबियों का वो गुच्छा मुझसे वापस ले लिया है, चाबियां अब उनकी तहवील में हैं, कमर जहां ने उसे हकीकत से आगाह किया। ओह, दादी इतना क्यों पर्दादारी कर रही हैं इस कमरे की आखिर? फारिया झंझला उठी। कमर जहां कंधे उचका कर रह गई। दफ्तन उन्हें इस पोर्ट्रेट का ख्याल आया, फौरन पूछ उठी। तुम्हें याद आया कि वो पोर्ट्रेट वाली औरत तुमने कहाँ और कब देखी थी? जी, याद आ चुका है, और याद आने के बाद ही अब इस कमरे में जाना जरूरी हो चुका है, फारिया ने लब भींच कर कहा। तुम मुझे पूरी बात बताओ फारिया, मामला आखिर है क्या? कमर जहां उलझ कर बोली। आज शाम आप मेरे साथ चल रही हैं ना? सब कुछ तब ही आपको बताऊंगी। फारिया ने उनके तजस्सुस को मजीद हवा दे डाली। ओ, फिर एक लंबा इंतजार, कमर जहां एक गहरी सांस भरकर बोली। बदला तो ऐसा बदला है कुछ रंगे गुलिस्तान, एक फूल पे बहार है, एक फूल पर खिजा, जिंदगी भर गम जुदाई मुझे तर पाएगा, हर नया मौसम पुरानी याद लेकर आएगा। मैं वही राहें वही गलियां गुर सुनसान है, तू नहीं तो दिल की सारी बस्तियां वीरान, दिल में है जो गम तेरा वो जान लेकर जाएगा। हो मुबारक तुझको खुशियाँ और मुझे रुसवाइयाँ, तुझको तेरा घर सलामत और मुझे तन्हाइयाँ, मरते मरते भी तेरा ही नाम लब पे आएगा। सया घंघोर घटाएं आसमान पर चारों ओर से घिर आई थी। बादलों की गर्ज के साथ सावन खूब जमकर बरसा था। पेड़ पौधों ने अपने तन की सारी आलूदगी उतार फेंकी थी। कितना आसान था उनके लिए बेइख्तियार होकर भी खुद को आलूदगी से पाक कर लेना, और एक इंसान था कि बाइख्तियार होकर भी अपने वजूद को गुनाहों की गंदगी से बचा नहीं पाता था। सबीहा की पथराई हुई आंखें कुछ फासले पर मौजूद बागीचे में उगी लश ग्रीन घास पर ठठरती नन्ही चिड़िया पर टिकी हुई थी, जिसका आशियाना इस मूसलाधार बारिश ने उजाड़ डाला था, और अब वो बेबस निगाहों से इस पेड़ को तक रही थी जहां कल तक उसकी जिंदगी आबाद थी। सबीहा को अपना वजूद भी इस चिड़िया की मानित बेबसी की इंतहा पर पहुंचा हुआ महसूस हुआ। चंद दिन कबल उसका आशियाना एक तूफान ने उजाड़ डाला था, वो आशियाना जिसे उसने अपने लहू से सींध सींध कर बनाया था, जिसकी बुनियादों में उसका खलूस मोहब्बत पिन्हा था, और दरो दीवार उसकी अजीम कुर्बानी के गवाह थे। मगर बेवफाई उसके आशियाने के दरो दीवार को दीमक की तरह चाट गई। उसकी छत, उसकी जमीन बुरी तरह खा गई। ढह गया था उसका मकान, और वो लुटी पुटी तन्हा तन्हा अकेली रह गई। उसे हर हाल में आज नोटिस मिल जाना चाहिए। मेरी बेटी को यूं बेदर्दी से जिंदगी से निकालकर वो उसकी जायदाद पर उस नागन की हमराही में अयाशी नहीं कर सकता। मुर्तजा शफीक उसे बख्शने वाला नहीं। जिंदगी तंग हो जाएगी यावर वक्त पर, इतना कि वो सांस लेने के लिए भी मुझसे भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। मुर्तजा शफीक वकील के हमरा घर से बाहर निकले थे। इंतहाई गुस्से की हालत में वकील को हदायत जारी करते हुए
उसे रुखसत करके बागीचे में बैठी सबीहा की जानिब बढ़ने लगे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं सबीहा, तुम देखना मैं उसे इस कुपी हरकत की कितनी सख्त सजा देता हूँ। वो सबीहा के रूबरू निशिस्त संभाल कर बैठते हुए बोले, मगर सबीहा पत्थर के बुत की मानिंद साकित बैठी रही। उनकी निगाहें पथरा गई थी, किसी भी हरकत से ना आशना, यकटक एक ही नुक्ते पर मरकूज। मुर्तजा शफीक ने उनकी निगाहों का ताकुब किया तो उनकी नजरें भी नन्ही बेबस सी चिड़िया पर जा ठहरी, जो भीगते भीगते अब ठिठुरने लगी थी। मुर्तजा शफीक को सबीहा की दिली कैफियत समझने में लम्हा भी न लगा था। वो खामोशी से उठे और इस नन्ही चिड़िया को नरमी से उठाकर उस संगी छतरी के साए में ले आए, जिसके जेरे तले वो और सबीहा विराजमान थे। सबीहा की पथराई निगाहों में हरकत पैदा हुई। वो अब सामने मेज पर मौजूद चिड़िया को देखने लगी, जो जरा सी राहत मिलने पर अपने पर फिरफिरा कर बारिश के कतरे झाड़ रही थी। जिंदगी की खौफनाक से खौफनाक मोड़ पर भी जमूत का शिकार नहीं होती, आगे जरूर बढ़ती है, भले सिरकती हुई सही। इस चिड़िया से सबक सीखो सबीहा, बेघर होने के बावजूद इसका हौसला पस्त ना हुआ। बड़ों को यूं झाड़ना भी उसके हौसले के जवान होने की मिसाल है। यही हौसला उसे जिंदगी में आगे ले जाएगा, उसे मायूसी और नाउम्मीद ना होने देगा। मुर्तजा शफीक उन्हें शफकत से समझाते हुए गोया हुए, मगर उनके हौसला अफजा लफ्ज सबीहा के संगी वजूद से टकराते हुए पाश पाश होने लगे। वो हनूस बेहिसो हरकत इस भीगी चिड़िया को देखे गई। गुज़श्ता 10 दिनों से वो हॉस्पिटल में जेरे इलाज रही थी। यावर वक्त की बेवफाई ने उन्हें शदीद बीमार कर डाला था। उनका ज़हनी तवाज़ुन बुरी तरह बिगड़ चुका था। गो के मुस्तकिल इलाज की बदौलत वो उसकी कैफियत से तो निकल आई थी, मगर सख्ते के असरात अभी भी उनके वजूद को अपनी कैद में जकड़े हुए थे। मुर्तजा शफीक उनकी ये हालत देखकर शदीद दुख में मुब्तला थे। यावर वक्त से इंतकाम की आग उनके दिल में भांबर की तरह जलने लगी थी। वो मुट्ठी बींच कर दिल ही दिल में यावर वक्त को सबक सिखाने के इरादे बांधने लगी। यकीन नहीं आ रहा सबीहा भाभी भी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हैं। बेचारी सज्जल के साथ तो वाकई बहुत बुरा हुआ। गुज़श्ता दिनों यावर वक्त का अजीज से टेलीफोनिक राब्ता हुआ था। उन्होंने हालिया वाक़ये का जिक्र अजीज से भी किया था। अजीज अपनी बेगम के हमरा सज्जल की अयादत की गर्ज से कराची आए थे। आखिर बदनसीबी ने उसे आ ही लिया। कब से उसके ताक़ुब में थी, सज्जल है कहाँ, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। अजीज बेगम अजीज ने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा। यावर वक्त ने बेगम अजीज को मुलाजमा के हमरा सज्जल के कमरे में भिजवा दिया। सज्जल? बेगम अजीज धीमी सी दस्तक के साथ सज्जल को पुकारते हुए अंदर दाखिल हुई, मगर जवाब नदारद। बिस्तर के करीब जाकर देखा तो वह बेखबर सो रही थी। बेगम अजीज ने एक तायराना निगाह कमरे में डाली और कमरे से बाहर आ गई। सबीहा की जायदाद की फाइल्स मेरे पास हैं। उसने इन फाइल्स को लौटाने के लिए कोर्ट से नोटिस भिजवाया है। यावर वक्त अजीज को हालिया मसाइल से आगाह कर रहे थे, तभी बेगम अजीज वहां वापस विराजमान हुई। उन्हें देखकर यावर वक्त ने चौंक कर हैरानी से इस्तफसार किया, क्या हुआ भाभी, आप वापस लौट आई? सज्जल से मुलाकात नहीं हुई? वो गहरी नींद सो रही हैं, मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। बेगम अजीज ने मतानत से जवाब दिया, ओह हाँ, दरअसल डॉक्टर ने जो अद्वियात दी उनके इस्तेमाल से सज्जल ज्यादातर सोई जागी कैफियत का ही शिकार रहती हैं। उसे चोटें भी तो बहुत आई थी, सीढ़ियों से गिरने की वजह से। यावर वक्त उदासी से गोया हुए, कोई बात नहीं यार, भाभी की तबीयत वैसे भी फिल वक्त आराम की मुतकाजी है। खैर तुम बताओ इस नोटिस के हवाले से। अजीज वापस मौजू पर लौटते हुए बोले, अजीज यार, बात सिर्फ जायदाद तक महदूद नहीं, सबीहा मेरे कारोबार में भी हिस्सेदार है। कंपनी के 35% शेयर की वो अकेले मालिक थी। वो अब इन 35% हिस्स के हसूल का भी मुतालबा कर रही है। ओ अब समझा, असल मसला तो ये है। यार एक बात कहूँ, बुरा ना मानना, जब सबीहा भाभी की हैसियत माली और कारोबारी लिहाज से भी इतनी मजबूत थी तो तुम्हें सोच समझकर उनके मुतल्लिक फैसला करना चाहिए था। सच कहूँ तो सज्जल को इस घर में लेकर आना ही नहीं चाहिए था, किसी छोटे मोटे फ्लैट में रखते और जब औलाद हो जाती तो सामने ले आते, मगर तुमने भी कमाल जज्बातीपन का मुजाहिरा किया। अजीज सारी बात सुनकर उन्हें टोके बिना ना रह सके।
ये मशवरा भी तुमने अब दिया है। पहले तो तुमने मुझे किसी मसलहत से काम लेने का मशवरा ना दिया था। यावर बख्त ने बुरा मनाते हुए खुफी से कहा, देखो यावर, तुम्हारी जिंदगी और घर में सबीहा भाभी की क्या हैसियत थी, इस हकीकत से तुम वाकफ थे, मैं नहीं। तुम्हें इन सारे मामलात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना चाहिए था, और तुम्हें याद हो तो मैंने बारहा तुम्हें सोच समझ कर फैसला करने का मशवरा दिया था। बहरहाल ये बताओ तुमने क्या सोच रखा है? अजीज ने दो टोक अंदाज में जवाब देते हुए दरियाफ्त किया। सबीहा कानूनी जंग लड़ना चाहती है तो यूं ही सही, जायदाद के कागजात उसके हवाले कर दूंगा, मगर कारोबार में हसस की शराकत दारी का हक उसे नहीं दूंगा। थका दूंगा, रुला दूंगा, मगर मैं उसे खुद को बर्बाद नहीं करने दूंगा। यावर बख्त अटल लहजे में गोया हुए। यावर बख्त, जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना, इलेक्शन करीब है, तुम्हारी जरा सी भी बदनामी तुम्हारे कैरियर को ले डूबेगी। कोई भी कदम उठाने से कबल मेरी ये बात याद रखना। अजीज ने उन्हें तंबीहा करते हुए याद दिलाया। यावर बख्त मुट्ठी भींच कर सर हिलाकर रह गए। अजीज और बेगम अजीज शाम तक इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। सज्जल से बेगम अजीज की बड़ी सरसरी सी मुलाकात हुई थी। सज्जल नींद की दुआओं के जेरे असर सोई जागी कैफियत का शिकार थी। बेगम अजीज से ज्यादा बात ना कर सकी। इन दोनों के जाने के बाद यावर बख्त कमरे में लौटे तो सज्जल ने औलाद के गम का रोना एक बार फिर छेड़ डाला। यावर बख्त सब भूल भाल कर उसे संभालने में मसरूफ हो गए। मौजूदा हालात में औलाद उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। आपकी मोहब्बत ने मुझे पहले रुसवा किया और अब तही दामन भी काट डाला। मैंने आपको अपना निगहबान समझा, आपके घर में खुद को महफूज तस्वुर किया, मगर यह सब कुछ शराब साबित हुआ। आप मेरी हिफाजत कर पाए ना मेरे बच्चे की। सज्जल की अदाकारी भरपूर थी। उसके ताने यावर बख्त के दिल में ताजियाने की सूरत लगे। ये घर, इसके दरो दीवार मुझे डराते हैं। मुझे लगता है ये मुझसे आपको भी छीन लेंगे। मैं उनसे दूर जाना चाहती हूँ, बहुत दूर। वो हिजियानी कैफियत इख्तियार कर गई। यावर बख्त के हाथ पैर फूलने लगे। उसे अपनी बाहों के हसार में झकड़ते संभालने लगे, मगर सज्जल का इस्तराब अरूज पर था। उसके आंसू, उसका वावेला, उसका मातम उन्हें उसके कदमों में झुका गया। तुम कहाँ जाना चाहती हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, इस घर से दूर। के इससे वाबस्ता तलख यादें मुझे सांप की तरह डसती हैं। मैं इस घर से फरार चाहती हूँ, किसी ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ एक बार फिर से हम मोहब्बत का ताल्लुक इस्तवार कर सकें। वो उनके सीने से लगी, बेकरार से कह रही थी। उसके आखिरी जुमले ने यावर बख्त के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगा डाली। वो फौरन से पेशतर मुस्तकबिल के हवाले से इरादे बांधने लगे। अगले चंद दिनों में वो सज्जल को लेकर शुमाली इलाका जात की तरफ निकल गए। सज्जल की ख्वाहिश, उसकी खुशियों का ख्याल रखना ही अब उनका सबसे बड़ा फरीजा बन चुका था। सज्जल का वजूद ही अब उनकी जिंदगी का महवर बन चुका था।